अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीद उस्मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी कनाडा स्टूडियो से। हमें ज्वाइन किया है सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब ने। और ओवर टू यू सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद लाखों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी खातिर ये दुनिया तख्लीक की गई। नाज़रीन, कनाडा स्टूडियो से ज़मा इंटरनेशनल की नशरियात लिए सैयद तसद्दुक़ हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा आप दोस्तों का, आप तमाम अहबाब का प्रोग्राम को हमारे ज़मा टीवी भी इंटरनेशनल नशरियात हैं उनको देखने का और उनको पसंद करने का, और उनका जो है वो जितने टॉपिक्स होते हैं उनमें जान भरने का, आपके कमेंट्स जो है वो हमारे लिए बड़े अहमियत के हामिल होते हैं और हमेशा आप फीडबैक देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज का उन्वान, आज का प्रोग्राम जो है वो बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट और बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो सोच पर है कि क्या कश्मीरियों की मुश्किलात और पाकिस्तान की मुश्किलात एक दूसरे से जुड़ी हैं या इनके दरमियान क्या जो है ममासलत है। इस हवाले से हमारे सीनियर एंकर पर्सन, 40 साल का तजर्बा, और हमारे जो है ना इस वक्त आप कह रहे हैं कि रूए रवा हैं ज़मा इंटरनेशनल वाशिंगटन के, जनाब खुर्शीद ज़मा साहब, सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं वेलकम करूंगा। और उसके साथ साथ हमारे एक सियासी समाजी रहनुमा जनाब सरदार सरफराज जहांगीर साहब, वो कनाडा स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हैं। दोनों अहबाब को मैं सलाम करता हूँ। प्रोग्राम के पहले सवाल की तरफ मैं जाऊंगा जनाब खुर्शीद ज़मा साहब की तरफ, और खुर्शीद ज़मा साहब से ये मैं सवाल लेकर इनका इनपुट लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि क्या कश्मीरियों की मुश्किलात पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब आपको और ज़मान टीवी यूएसए के सारे नाज़रीन को, सरफराज जहांगीर साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। शाह साहब, आपका जो आज का मौजू है कि क्या कश्मीरियों की मुश्किलात पाकिस्तान की मुश्किल से जुड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की मुश्किलात एक दूसरे से बाहम जुड़ी हुई हैं। अच्छा, इसकी वजह ये है कि कश्मीरियों की जो मुश्किलात हैं इनको पाकिस्तान ने खुद अपने ज़िम्मे भी डाला हुआ है किसी वजह से। और वो जो वजह है वो ये वजह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सेटअप है जिसको आज़ाद हुकूमत कहते हैं। और वो आज़ाद हुकूमत अगरचे उसकी ज़िम्मेदारियाँ आज़ाद कश्मीर के खित्ते का निज़ाम चलाना है, मगर उससे कहीं ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी थी वो तहरीक आज़ादी है कश्मीर के बेस कैंप की थी। तो तहरीक आज़ादी है कश्मीर के बेस कैंप के हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो ना तो तहरीक आज़ादी है कश्मीर के बेस कैंप के हवाले से बदकिस्मती से आज तक कुछ कर सकी, और ना ही उन्होंने आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सका। हर दौर की हुकूमत पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की नुमाइंदा हुकूमत रही। चाहे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून होगी, और अगर पाकिस्तान में पीपल पार्टी की हुकूमत है तो आज़ाद कश्मीर में पीपल पार्टी की हुकूमत होगी। और अगर पीटीआई अब तैयारी कर रही है आज़ाद कश्मीर के अनाने हुकूमत को, अनाने इक़्तिदार को संभालने के लिए, तो होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ऐसी हैसियत दे देनी थी ताकि उनकी मुश्किलें जो हैं वो सारे की सारी पाकिस्तान के कंधों पे ना पड़ती। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की हैसियत अगर किसी हद तक होती, खुद मुख्तार हुकूमत होती, यानी अपने मामलात को वो खुद चला सकती, तो उसका पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा था। पाकिस्तान को ये फ़ायदा था कि पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर और कश्मीर के जितने मामलात हैं उनमें सारे की सारी जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ना लेता, क्योंकि रियासत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो मफादात जब जोड़ दिए गए तो फिर हुआ ये कि आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों ने अपनी जो स्पीड है वो कम कर दी, और न सिर्फ स्पीड को कम किया
बल्कि आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों ने टोटली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि आज आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कल को यकीनन पीटीआई की हुकूमत होगी। ये एक रीत है हमारे सियासी निज़ाम की कि जो भी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है उसी की नुमाइंदगी आज़ाद कश्मीर के अंदर भी होती है। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर की मुश्किलात को पाकिस्तान ने सारे का सारा अपना जिम्मे डाल के तो अपनी मुश्किल में इजाफा कर लिया, जबकि पाकिस्तान के दाखिली मामलात जो हैं वो अभी बड़े ज़िंदगी के ऐसे उनके मामलात कई शुबा ज़िंदगी में उन्हें अभी तक अपने आप को सुधार नहीं पाए। तो ऐसे में वो इतनी जिम्मेदारियां कैसे निभा सकता है? तो दानिशमंदी तो ये थी कि इसका कोई ऐसा हल निकाला जाता ताकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर सारे के सारी उसके ऊपर डिपेंड न करती, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया। तो मेहमान का चूंकि इंटरनेट की कोई इशू है, जनाब सरफराज जहांगीर साहब के जो वो हमें ज्वाइन करेंगे तो मैं उनकी तरफ भी सवाल लेके आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो है वो 22 जून 2020 का एक वीडियो जो है वो आपके सामने एक आप कह लें कि वीडियो क्लिप है जो एली सोल्जर टेक वालों की तरफ से है, और इसमें हमारी जो है एक बहुत ही ह्यूमन एक्टिविस्ट और हुकूमत के अंदर मौजूद है नुसरत अब्बासी साहिबा। उन्होंने हकायक से पर्दा जो है ना कैसे उठाया, इस पर ईवान भी खामोश रहे, अवाम भी खामोश रहे। पीपल्स पार्टी जो वहाँ पर यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, हम उनके लिए बहुत नेक जज्बात रखते हैं, लेकिन भुट्टो जिंदा है, वहाँ अभी है, वहाँ पर जिंदा ताबिंदा होने के बावजूद जो है वहाँ हुकूमत जो है उनकी तकरीबन आप कह लें कि 3 दहाइयों पर मुश्तमिल जो है उनकी हुकूमत है। क्या कह रही है नुसरत अब्बासी साहब? नहीं डरती, मेरी जिस दिन कब्र में होगी मार दो, जिस दिन गोली मारोगे जो मेरी दिन में कब्र में होगा, रात होगी मैं चली जाऊंगी, सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, जो चैलेंज करती हूँ। मेरे पास प्रूफ है, छोटी सी मैं दिखा रही हूँ सबको, ये वहाँ का स्क्रीनशॉट है जिस पर मेरी और मेरी माँ को गालियां दी गई हैं। ये प्रूफ उन्होंने दिए, जिन लोगों को आपने सोशल मीडिया पर मेरे लिए कहा, ये उन्होंने दिए। जिन बहनों ने मुझे गालियां दी, ये बहनें जाती हैं बाहर मुल्कों में, कुछ यहाँ है, कुछ नेशनल असेंबली में बैठी हुई है, सुन रही है मुझे, मेरे पास सारे प्रूफ पड़े, पीए मैं दूंगी सर आपको, आप पढ़िएगा। इन खवातीन को आज नुसरत अब्बासी पूछती है तुम्हें शर्म नहीं आई उस वक्त? ये कंदकोट की कचरे के ढेर पर कंदकोट की मेरी माँ बहन अपने बच्चे को जन्म दे रही है क्योंकि सरकारी अस्पताल बंद था और उसका बच्चा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गया। तो क्या तुम जो बच्चे पैदा कर दियो, मैं जो बच्चा पैदा कर चुकी, जो दर्द हमने सहा, इसने वो दर्द सहा या नहीं? ये वो माँ नहीं है? जवाब दो, जवाब देना पड़ेगा तुमको। लिखो काउंटर करने वाली औरतों जो मेरी तकरीर के बाद मुझे काउंटर करोगी। और आपकी पार्टी की कई बेगमात बाहर जाती है अपने बच्चे पैदा करने सिर्फ वहाँ की नेशनलिटी के लिए। ये वो औरत है कंदकोट की और इसका दामन तुम्हें दामन भी पकड़ेगा। खड़ी होकर अपने आकाओं के लिए तकरीरें करने वाली, खुदा के खौफ से डरो। और सर ये वो लोग है, मर्द औरत का पर्दा दे दिया जाता है जब वो बच्चा जन्म देती है। ये मर्द देख रहे हैं कि एक औरत कचरे के ढेर पर अपने बच्चे को जन्म दे रही है। ये तमाशा है सिंध की गरीब आवाम का। जब बच्चा जन्म हो गया और मर गया तो गधे गाड़े पर ले जाएगा। ठट्ठे और सिजावल की एम्बुलेंस के लिए आप लोगों ने 1 अरब रखा हुआ है 22 एम्बुलेंस के लिए। कहाँ गई वो एम्बुलेंस? इस मेरी माँ बहन के लिए नहीं थी। सर देखे इधर एक नजर प्लीज, खुदा का वास्ता है, आप भी औलाद वाले एक नजर देखें सर। ये बच्चा ये जिंदा और ये उस बच्चे की मरने वाली इसकी लाश, इस बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाकर इसके बाद इस बच्चे की ये शक्ल हो गई है। ओ मुझा रब्बा, ओ को मां के हे सीन न देखा तो उन जो बचड़ो ही मिले इनके ज्यादती पर वहाँ से कहती है दूसरे सूबों में भी तो ज्यादती होती है। ये आप आर्ग्यूमेंट दे रही हैं? अरे दूसरे सूबों में होती है तो उन पर भी लानत, लेकिन अगर सिंध में होगी तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर से पूछूंगी। किससे पूछूं?
ये 8-10 बच्चे डूब गए थे। ये कहाँ डूबे थे? झिरक में। झिरक के यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं। अल्लाह की अदालत में जरूर ये बच्चे आपका दामन पकड़ेंगे, पकड़ेंगे, पकड़ेंगे। ये बच्चे जिस गाड़ी में, ये गाड़ी मछलियों का गंद उठाने वाली गाड़ी है, मछलियों का गंद। अगर नुसरत अब्बासी खुदा न करे उसका बच्चा या आपका बच्चा इस तरह गंद की नालियों में उठाने वाली गाड़ियों में जाए तो खुदा की कसम हमारा कलेजा फट जाए। लेकिन नहीं, 12 सालों में सिंध की अवाम का ये जुल्म है कि आप कराची से सिंध सेक्रेटेरिएट पे जितनी करप्शन होती है, मुझसे पूछो। नुसरत के पास कागजात पड़े। ये औरत सर आज इसकी वीडियो चलिए रो रही है। सर यहाँ पर सिस्टम चलते हैं। क्या सिस्टम चलते हैं? कनासरो सिस्टम, गुदवाई सिस्टम, ओमनी सिस्टम। क्या बात करते हो आप लोग? हाँ, मैं सिंध की जाई नहीं हूँ। मां सिंध की जाई ना आया, मुझे खबर ना है। तही तेजे के वेठा उन्होंने जो घर छाए, काथे हो घर। मैं नहीं डरती। मैं इस बेटी की आवाज आपने खुर्शीदुज़्ज़मा साहब सुनी। नुसरत अब्बासी साहिबा ने जिस अंदाज से वो गुफ्तगू कर रही थी, यकीन मानिए कि दिल को दहलाने वाले अल्फाज थे। और 40 साल पर मुहित वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बच्चे जो है ना कचरों के ऊपर जो है ना जन्म दे रही हैं खवातीन, और मर्द हजरात कपड़ा पकड़ के वहां जो है ना खड़े होते हैं उनको जो है ना वो सिर्फ इसलिए कि उनका पर्दा वहां रहे, और वो बच्चे जन्म देती हैं और वो बच्चे वहां सिसक बिलक कर मर जाते हैं, और भुट्टो आज भी जिंदा है। क्या कहेंगे शाह साहब? ये जो आपने हकीकत न्यूज़ का 24/7 हकीकत न्यूज़ का जो क्लिप दिखाया, ये बड़ा चौंका देने वाला। ये क्लिप था, मैंने शायद दूसरा नाम लिया, ये उनकी कॉपीराइट्स हैं और थैंक यू सो मच उनका। जी जी, ये है क्लिप हकीकत न्यूज़ 24/7 का। और ये जो मोहतरमा नुसरत अब्बासी साहिबा की चीखो पुकार आपने देखी है, ये चीखो पुकार रियासत पाकिस्तान की हकीकत बता रही है कि रियासत पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक का कितना फुकदान है। और ये जो आपका, जब मैं अनवान देखता हूँ कि कश्मीरियों की मुश्किलात पाकिस्तान की मुश्किलात से जुड़ी हैं, तो शाह साहब ये तो बुनियादी इंसानी मुश्किल है कि हमारी माएँ बहनें अगर इस तरह सड़कों पे बच्चे पैदा करेंगी तो बिलाशुबा ये नुसरत साहिबा की बड़ी दिल दहला देने वाली तवज्जो दिलाओ नोटिस पे शायद वो बात कर रही थी सिंध असेंबली के अंदर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अलार्मिंग नुक्ता है कि इसके ऊपर हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को गौर करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है 20 जून 2020 को ये असेंबली का इजलास हुआ था, और ये तवज्जो इस तरफ दिला रही थी कि 22 बिलियन का जो मालियाती पैकेज दिया गया, तो कंदकोट सिंध में एक जगह है, तो ये वहाँ का वाक़ा सुना रही थी असेंबली फ्लोर के ऊपर। और उन्होंने कहा कि जी इस 22 बिलियन का क्या फ़ायदा कि बुनियादी सेहत के मराकज़ नहीं हैं। और उन्होंने मिसाल दी कि अमीरों के लोग तो एम्बुलेंसेस के अंदर जाते हैं, और गरीबों की लाशें और गरीबों के बीमार जो हैं वो आज भी सिंध के अंदर गदा गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस का के तौर पे वो काम करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, जरूर आप अपना जो है ना मौजू बनाइएगा कि वहाँ की जो शायाना शान जिंदगी गुजारने वाली खवातीन हैं, रुकन असेंबली हैं, या कहीं जो है ना वो अपॉइंटेड हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो बच्चे जन्मने के यूरोप आती हैं ताकि उनकी फैसिलिटी बनती रहे। हाँ, ये तो देखें जी, ये तो अपना ये अक्सर हमारे जो सियासतदान हैं वो अगर बीमार भी हो जाएं तो आपको पता है उनका इलाज लंदन के बगैर नहीं होता। और इसी तरह जो हमारी खातून असेंबली की जो खवातीन हैं, जैसा मोहतरमा नुसरत साहिबा भी बता रही हैं असेंबली फ्लोर के ऊपर कि मेरे पास पूरी लिस्ट है कि ये खवातीन जो हैं सिर्फ इसलिए जाके बाहर इन्होंने बच्चों को जन्म दिया कि इनके बच्चों को वहाँ की नेशनैलिटी मिल सके। तो दरअसल ये मोहतरमा नुसरत अब्बासी साहिबा बड़ी जानदार आवाज़ हैं सिंध की। आपने ये भी सुना, उन्होंने कहा जी कि जिसने मुझे गोली मारनी है बेशक मार लो, मगर ये मेरी आवाम की आवाज़ है, इसको इस फ्लोर के ऊपर पहुंचाना मेरा काम है।
तो अगर तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के सियासतदान होंगे तो बिलाशुबा मुल्क की तरक्की के लिए उनका बड़ा अहम रोल होगा, जो वो तवज्जो दिला रहे हैं हमारी, जिस तरह मोहतरमा ने तवज्जो दिलाई। तो ये वो बुनियादी मुश्किलात हैं जी जो किसी रियासत की इकाई होती है, यानी बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली, बुनियादी इंसानी हकूक का फुकदान। तो ये चीज़ें अगर उन सियासतदानों को नज़र नहीं आती तो फिर मैं ये कहूँगा कि वो इंसाफ की ऐनक ढूंढें जिससे उनकी बीनाई तेज़ हो और वो अवाम के इन मसलों को देख सके। यही सवाल लेके जो पहले के सरदार सरफराज जहांगीर साहब का कनेक्शन हमसे जो है ना टूटे, मैं सवाल ये लेके उनकी तरफ जाऊंगा कि तबासी साहबा की आपने जो है ना फ्लोर के अंदर तकरीर सुनी और उन्होंने जिस तरह जिस जोशीले अंदाज से सच्चे सुच्चे जज्बों का 30 सालों 40 सालों पर मुहित जो है ना हुकूमत है वहाँ पे जो है वो आप कह लें कि उस हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ सिंध के अंदर मौजूद है, बावजूद इसके वहाँ मसाइल हैं और वहाँ परेशानियां जारी और सारी हैं। इसके हवाले से सरफराज जहांगीर साहब क्या कहेंगे आप? अच्छा, मेरा ख्याल है शाह साहब उनका कुछ इंटरनेट का कनेक्शन का मामला है। आप अगले सवाल के ऊपर जा सकते हैं। जी शाह साहब, मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस वीडियो के हवाले से दे दिया। अच्छा, इसके साथ मैं अपने वाशिंगटन स्टूडियो में मेरे प्रोड्यूसर जो है मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इसके साथ जो है 14 अगस्त को एक और इंसिडेंट हुआ वहां पे, ये हम यानी दोनों तरफ के जो मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का उन्वान भी यही है कि क्या कश्मीरियों की मुश्किलात पाकिस्तान की मुश्किलात से जुड़ी हैं, तो हम आपको बताते चले कि सीक्वेंस के साथ जो है ना किस तरह ये जुड़े हुए हैं और कड़ियां कैसे बिल्कुल लगे हुए जो है ना हमारे कश्मीर तक वो पहुंच रही हैं, चाहे वो हुक्मरानों की हो। अगर पाकिस्तान के वफाक के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी तो यकीनन आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। अब वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत, ये वैसे एक बात मैं इमरान जो है ना ये क्रेडिट देता हूँ कि ये पहली बार हुआ कि उन्होंने इस तरह को तोड़ा कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में वहां तब्दीली नहीं लाई हमारे, बल्कि सही इलेक्शन के लिए या जो भी आएगी, ये उनका मैं समझता हूँ कि विजन भी है। और जिस तरह आज मैंने उनका एक चीज जो है ना नोट की, जो मैं समझता हूँ कि खुर्शीद जमान साहब हमारे सीनियर साफी हैं, उनसे मैं जरूर इस हवाले से भी इनपुट लूंगा कि बेघर अफराद के लिए और रहाइश का मरकज उसकी ओपनिंग थी, जो है ना आप उसको जो भी नाम ले लें, एक ले लें, उसको शेल्टर की ओपनिंग थी। और पहली बार मैंने देखा कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म और स्पेशली पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वही चावल खा रहा है जो वहाँ शेल्टर के लोग खाते हैं, और उन्होंने बाकायदा लाइन में लगकर वो चावल लिए। ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो है ना अगर यूनिवर्सिटी से जहाँ से वो पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जो है ना इतनी बड़ी बड़ी जगहों से एक बंदा पढ़ के आता है, तो उसके अंदर ये खूबसूरत जो है ना ये आता है कि वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है और वो उसी तरह जो है ना प्रैक्टिस करता है जो हम नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है ना सफ़ों में खड़े होकर जो है ना सारे लोग एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूदो अयाज ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये क्रेडिट खान साहब को आप किस तरह देंगे जी सीनियर साहब की खुशी साहब? जी बिल्कुल जी, देखिए जी खान साहब ज़ाती तौर पर अच्छे औसाफ के मालिक हैं, मगर मुल्की निज़ाम के लिए उनकी ज़ाती औसाफ से फ़ायदा मुल्क को तभी पहुँचेगा कि उनका जो सियासी सेटअप है रियासत के अंदर, वो भी वही कुछ करे जो खान साहब करते हैं। होता तो ये है कि अपने लीडर को, जो सियासी कारकुन होते हैं या काबीना का जो हिस्सा होते हैं, वो अपने लीडर को फॉलो किया करते हैं। तो खान साहब की बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। हम उनकी अच्छाई के ऊपर हमारा कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने शौकत खाना चलाया, उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, उन्होंने सब कुछ किया, मगर इंडिविजुअल की हैसियत से उनका काम बहुत अच्छा था। इसकी निस्बत के जब से वो हुकूमत में आए पूरे वसाइल उनके हाथ में थे, तो इन पूरे वसाइल को एक आम पाकिस्तानी के हक में उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, ये उनका वादा था
कि जी हम गरीबों के लिए कॉलोनियाँ बनाएंगे, कम आमदन वाले लोगों को ये सहूलियात देंगे। तो ये खुशाइन बात है। जैसा अभी आपने पहले क्लिप में कमज़ोरी दिखाई और दूसरे सवाल की सूरत में आपने उनकी अच्छाई बयां की, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ साथ चलती हैं। मगर जब बेहतर हिकमत अमली हम अपनाएंगे तो उसमें अच्छाई जो है वो बुराई के ऊपर गालब आ जाएगी, और जब वो गालब आ जाएगी तो मुल्क की तरक्की के रास्ते जो हैं वो खुलेंगे। और मुल्क की तरक्की उसी वक्त एक जानदार तरक्की कहलाती है शाह साहब, जब एक आम शहरी के दर पे इंसाफ मिल पाए, सहूलियात का फुकदान ना हो। जिस तरह आपने कहा कि जी अगर कचरे के ढेर पे इन ख्वातीन को बच्चे जन्म देने पड़ते हैं, तो इसको इंसानियत के नाते बराबरी पे लाया जाए। और सहूलियात का जो फुकदान है, ख़ासकर सिंध, अभी आपने देखा कि बारिशों ने कितनी तबाही की कराची के अंदर। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारे सियासतदानों को फ़िक्र के साथ सोचना पड़ेगा और एक बेहतर हिकमत अमली रियासत पाकिस्तान को देनी होगी, ताकि उसकी अवामी मुश्किलात में कमी आए। और जब अवामी मुश्किलात में कमी आएगी तो मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ेगा, खुशहाल होगा, तो फिर मुश्किलात जो हैं वो उन पे काबू भी पाया जा सकेगा। सिर्फ दावों से नहीं, सिर्फ दावों से बात नहीं बनेगी, बल्कि अमली तौर पे हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों को ये चीज़ साबित करनी होगी कि रियासत पाकिस्तान की तरक्की और बेहतरी और खुशहाली के लिए उन्होंने अमली तौर पे क्या किया। तो नाज़रीन सामीन, जैसा आपने इसको सोशल मीडिया पर बहुत देखा भी होगा या सुना भी होगा, एक पढ़ी लिखी खातून, एक महज़ब घराने से उसका ताल्लुक, 5 या 6 बच्चों की, मुझे एग्जैक्टली फिगर तो नहीं याद है, लेकिन 5 या 6 बच्चों की माँ जो है इरशाद बीबी लॉयर थी, और 14 अगस्त को उसे उठा लिया गया और अगवा कर लिया गया, और अभी तक इसका कोई सिरा नहीं मिल सका। ऐसी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी, और सब लोग सोच रहे हैं इस खौफो हरास के आलम में जैसा वहां होता है वैसा ही उसकी एक और चीज मैं आपको खुई रटा में 14 अगस्त में बिल्कुल उसी डेट को एक बच्ची अगवा होती है, उसके वालिदैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस्तदा करते हैं हुकूमत से, इल्तिजा करते हैं हुकूमत से कि हमारी बच्ची की बाजियाबी की कोई बात की जाए, लेकिन हुक्मरान तबके के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। मेरे सीनियर साफी वाशिंगटन में इस वक्त बैठे हैं और नज़र रखे हुए हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को। हमेशा जो है ना इन चीज़ों को वो उन्होंने सच की आवाज़ को उछाला है और लोगों तक पहुँचाया है और लोगों को बताया है, लोगों को सच जान जीने पर मजबूर किया है। क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? मैं अपने जो है ना प्रोड्यूसर से गुजारिश करूंगा कि वो 14 अगस्त वाली सबसे पहले इरशाद बीवी की वीडियो प्ले की जाए। कहाँ से आई आप? दीपालपुर। किसके साथ आई हैं? किस पे आई हैं आप? हैं? पता भी नहीं है। 14 अगस्त को 14 अगस्त को अगवा किया किसी ने अगवा किया। आप किस फैमिली से हैं? कौन, आपका नाम क्या है? इरशाद। यहाँ पे कब फेंका आपको? आज कितने बंदे हैं? कौन है वो? कौन है? कौन वो? आपके जिस्म के साथ कुछ चीज और तो नहीं बंधी हुई? हाथ खोल दें आपके। बोल दी भाई, बोल दी। ऐसे कोई औरत नहीं है? औरत कोई तो औरत खड़ी है ना, औरत जी शाह साहब, मैं यहाँ एक बात और यहाँ ऐड करूंगा कि हमारे लोग जो है वो अवाम आस जो है, ये यहाँ की गुफ्तगू आपने सुनी है, जो उसके सराउंडिंग जो लोग थे, जिस अंदाज से उससे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जैसे लगता था कि थानेदार सब है वहां पे खड़े, और ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज आपको नहीं आएगी वहां पे। उसे रेस्क्यू करना है, चेहरे पर खौफ देखें आप, उसके ऊपर तो इन लोगों से भी डर रही है कि ये भी दरिंदा, तो उसे जिस्मानी तशद्दुद जो है ना, उसके साथ जो है ना जिनसी तशद्दुद किया गया, उसे अगवा करके उसके ऊपर सारे जुल्म किए गए जो यहाँ करना मुश्किल है। खुर्शीद उज़्ज़मा साहब,
क्या कहेंगे आप जी इसमें? ये बड़ी दुख वाली कहानी है ये मोहतरमा जो है ये पेशे के एतबार से वकील थी जी। और इनको जब अगवा किया गया तो फिर जब इनको वापस छोड़ा गया तो राइट। इनकी आप कैफियत देख सकते हैं कि ज़हनी तौर पे इनका जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं, देखिए जी, रियासत के अंदर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की दस्तरस होनी चाहिए ताकि सही। लोगों को इस तरह ख़ासकर ख़वातीन को या बच्चों को ये अगवा के जो वाक़ात हो रहे हैं, ये बड़े दिल दुखाने वाले वाक़ात हैं और इसके ऊपर मकामी इंतज़ामिया की कमज़ोरियाँ हैं और मुल्क के जो अंदर जो कानून नाफज है उसके अंदर सख्ती लाने की ज़रूरत है ताकि रियासत का हर शहरी आज़ादाना तौर पे घूम फिर सके, जो खौफ और आस से बालातर हो कि भाई हमें कोई खौफ नहीं है। तो ये बहुत ही बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली वाली बात है कि आपको सिर्फ इसलिए उठा लिया जाता है कि आप पेशे के लिहाज से वकील हैं और आपने किसी ऐसे का केस ले लिया जिस केस में शायद कोई ऐसा बंदा मुलव्वस था। तो ये वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जो रियासत की तरफ से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ न होने की वजह से जी। वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं। अगर रियासत के शहरियों को एक बाज़ाब्ता कानून के तहत उनको ज़िंदगी गुज़ारने का हक़ दिया जाए तो फिर ना सड़क से कोई अगवा होगा, ना किसी को काम से अगवा किया जा सकेगा। जिस तरह आपने मेरा ख़्याल है 14 अगस्त के ही एक और वाक़े की आपने निशानदेही की है। मेरा जी। ख़्याल है वो कोईरट्टा में कोई बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। बल्कि मैं तो गुज़ारिश करूँगा अपने स्टूडियो के जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब अगर वो क्लिप भी चला दें तो हम का इसके ऊपर भी आपका जो है ना टेक ले लेंगे। और ये 14 अगस्त में नाज़रीन आज़ाद कश्मीर खुई रट्टा के मुकाम पे एक जो है ना बच्ची अगवा हुई और उसके वालिदैन 14 दुहाई अगस्त दे रहे दिन थे। बच्ची की अगवा करते नहीं गया है हारून जुबैर इसने में शामिल सी क्योंकि हारून तो कुछ भी कर ही नहीं सकना उसने एक बाजू ही को नहीं ये अगवा करी थे वल्ला आलम को हट गए उठीन कुछ गए उठीन ऐसा की कोई खबर नहीं रही। पुलिस तफ्तीश अपनी कर नहीं रही है, वही कोहाट है किस तरह है कोई मामला जब तक कोई सेटल नहीं हुए। फिर बिलाखिर इन्होंने एक दोस्त है पठान हबीबुल्ला फिर सुनने अंदर आया कि कोहाट जो उसने कोल गए फिर उसने नंबर ट्रेस वगैरह किया ने फिर पता लगा कि उठी है। फिर इस दौरान 10 दिन गुजरी गए सन। इस दौरान उस उनका जो मंजर आम पर आई गया था उस तो 2-4 दिन बाद जुबैर एक दिन मेरे कोल गया थर्ड पार्टी नाल रबता करी तो बुन भाई मैं मिलना ही चाहना है। मैं बुन गया तो मैं मिलिया उस बंदे की उस आया जी है भाई उसने मिलना ही चाहना। मैं कहा जी कौन उन्हें मैंने जानना ही ना कि है जुबैर है उस आया जी असा सुने को गल करना ही चाहने हैं। मैं जी करो गल करो उन्हें आया जी असा कोई समझौता कर चाहने हैं मिली जुली का काम करने हैं या जिस तरह भी तुम सोच। मैं जी ठीक है मैं आपे मशवरा करने सवेरे असा फिर तफ्तीशी साहब की दसिया भाई इस तरह जुबैर आया सी साढ़ना इस तरह करना। तफ्तीशी साहब उसने घर गए भाई अगर कोई मामलात आया नाल के तलबंद गरीब खानदान है तो चलो मिली बही तो जड़ा भी करी इंसान तो गेम करना रहा इधर करना रहा उधर वो थाना कचहरी वगैरह अपने सारी सेटल करी तो मेरे पर आई गए कोर्ट ही पेश हुई गए। कोर्ट कचहरी पैसे नहीं है ना गरीब आदमी नहीं था कोई सुनाई नहीं ना कोई सुनना है। असा कल गए हैं मीर पर थाने गए हैं तो पूछा तो उसे जी हारून तो बरी हुई है। असी थाने ने कोई रिकॉर्ड उसी को पूछा उसी ने तफसील मिली तो अपराधी करी नहीं सारा कोई मिली पुलिस नाल तो ये सारा कुछ उसी रिहा किया ने। मैं दरखास्त गुजार हाँ जनाब चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जनाब सदर मिली जी शाह साहब ये भी आपका क्लिप जो है ये भी एक इंसानी जहन को बहुत तकलीफ देता है
और ये मेरा ख्याल है खुई रट्टा प्रेस क्लब में वो जो मुतासरा वालिद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये अब इसमें अगर हम देखें तो ये आज़ाद कश्मीर की मुश्किल है। यानी आपने मुझे लगता है आज का प्रोग्राम आपने बड़ा बैलेंस करके क्लिपों के लिहाज से तो मुझे ऐसा ही लगा कि अभी आपने 2 क्लिप पाकिस्तान के प्ले किए, एक आज़ाद कश्मीर का प्ले किया, तो बिलाशुबा हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए ये एक अलमिया है और ये उन्हें इसके ऊपर फौरी गौर करनी चाहिए। जो इस हल्के के वज़ीर हैं उनको भी और ख़ुद IG आज़ाद कश्मीर को इसका नोटिस लेना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर फारूक हैदर को भी इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रही है, ये इन दोनों रियासतों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को अभी आप देखें कि इलेक्शन को 1 साल बाकी है, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर आज ही गहमा गहमी लगी हुई है। आज भी एक फारूक ताहिर मिनिस्टर हैं, वो अपने हल्के में किसी स्कीम का मायना कर रहे थे, तो वहाँ उनके मुखालिफ ग्रुप ने गोलियां चला दी और उन गोलियों के नतीजे में क्या हुआ कि एक कारकुन जो है वो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में उसको लेके गए। अभी उसकी सूरत हाल क्या होगी वो उसका अपडेट तो मेरे पास नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करूं। मगर जो दिन को मुझे बताया गया कि जी एतराज़ ये हुआ कि ये जो मंसूबा था ये किसी उनसे पहले वाली किसी हुकूमत ने किया था, तो वहाँ के पीपल पार्टी के लोग थे शायद, उनको ये तकलीफ हुई कि जी ये क्यों आके, तो अब इलेक्शन आने वाले हैं तो ये उसके क्रेडिट शायद लेने लगे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर वो कोई स्कीम जिसने भी बनाई थी वो पीपल पार्टी की हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हो, मुस्लिम लीग की हो, जिसकी भी हो, उसको रियासती मफाद में देखना चाहिए और कारकुनों को कभी भी ये तलकीन नहीं करनी चाहिए कि वो गलाओ जराओ के जराइम जो हैं वो उनका इज़हार करें अपने मंजूर नज़र मिनिस्टर की चाहत के लिए। तो ये जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं ये बिलाशुबा वो मुश्किलात हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से ताल्लुक़ रखती हैं। और शाह साहब इससे भी बड़ी बात मैं आपको ये शेयर करता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में बिजली नहीं है शाह साहब, पिछले 24 घंटों में वहाँ बिजली नाम की चीज नहीं है। मेरे लिस्ट में शामिल था कि मैं आपको इस तरफ लेके आऊंगा। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर जो है ना वहाँ पे बिल्कुल घटाटोप अंधेरा है और कोई वहाँ पे दारुल हुकूमत में रोशनी नहीं है, बिजली नहीं है इस वक्त जी। और ये अगर आपको याद हो शाह साहब, तो बिजली जिन पीपल पार्टी वालों ने आज अपने मुखालिफ के साथ जंग की, इन्हीं पीपल पार्टी के वजीर आजम होते थे चौधरी मजीद साहब। शायद आपको याद हो कि उन्होंने प्रोड्यूसर साहब ने उसके लिए एक क्लिप भी तैयार किया है कि उन्होंने एक सीनियर सहाफ़ी हमारे मीडिया के हमारे प्रेस क्लब के मेंबर हैं, उनसे बात करते हुए क्या कहा और किस हवाले से वो जो है ना गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो वीडियो प्ले करें, उसके बाद मैं अपने सीनियर सहाफ़ी जनाब खुर्शीद जमान साहब से टेक लूंगा। आज कश्मीर में लोड शेडिंग के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। बज़ाहिर आप बेबस लगते हैं, क्या करेंगे? हमारे लोग ये कह रहे हैं कि बिजली यहां से पैदा हो रही है, हमें दो, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं। जिसको बिजली दे रहे हैं, जो मेरी मंजिल है, जिसको हरम शरीफ मैंने कहा है, उस लोगों को मैं रोशनी में देखना चाहता हूं, खुद तारीकी में रहना चाहता हूं। सोहेल वड़ाई साहब से ये बात क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर तबसरा आपका जरूर बनता है, क्योंकि आपकी नजर, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आपकी नजर है, आपने उनके दौरे हुकूमत को भी देखा है, तकाबल भी किया है
और ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे इस हवाले से कि ये बिजली हमारी थी, इसके हवाले से वो क्या बात कर रहे हैं, जरा इसके ऊपर आप इलाबरेट। इसका बहुत अच्छा सवाल कर दिया आपने। इसकी गुजारिश ये है जी कि अभी जब मैंने इब्तदा में आपको ये वजाहत की कि आज़ाद कश्मीर सारे का सारा पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर कुछ बैलेंस्ड निज़ाम बनाया जाता, और अब भी बनाया जा सकता है, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। तो जैसा मैंने आपको पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के आज़ाद कश्मीर में इन्फ्लुएंस के हवाले से बताया कि उनका क्या किरदार है आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर, तो अब ये बेचारे उस वक्त पीपल पार्टी के मजावर थे, तो उस वक्त लोड शेडिंग के हवाले से शायद ये सोहेल वड़ाइश साहब ने उनसे कोई इंटरव्यू लिया था, तो इन्होंने अपनी मजावरी को मुकद्दम जाना, मगर रियासत की आवाम के हकूक को पसे पुष्ट डालते हुए तो इन्होंने कहा जी कि मेरे लोग तो बिजली मांगते हैं, मगर मैं अपने, जिसको मैं खाना कहवा कहता हूँ, यानी आप इनके अकायद देखें, जाहिलाना अकायद, और ये बोझ अगर पाकिस्तान ने अपने ज़िम्मे ना लिया होता तो आज़ाद कश्मीर के अंदर उनके इस तरह के कारिंदे भी ना पैदा होते। अभी इस बंदे ने, ये कोई भी हो जी, आज़ाद कश्मीर के अंदर कल को PTI आने वाली है, और इससे पहले आपको पता है जब ये मुस्लिम लीग वालों के गाने गाते हैं, उनकी तारीफें करते रहते हैं, तो ये मजावर थे उस वक्त पीपल पार्टी के मजीद साहब। तो अब अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर आप ऐसी क़यादत बैठा देंगे जो ये कहे कि मेरे लोग अंधेरे में रहें और मेरा किबला का काबा बिजली जलाए, तो फिर आज़ाद कश्मीर में 24 घंटे क्या शाह जी बिजली होनी नहीं चाहिए। हाँ, यानी आप इनकी सोच को, इनके सोच के ऊपर आप जितना भी मातम करें वो कम है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अब नए डैम बने हैं, जो नए डैम सब, यहाँ पे जो है ना, कतील शिफाई का एक शेर मुझे याद आया माजरत के साथ, के दुनिया में उससे बड़ा मुनाफिक नहीं कोई कतील, जो गम तो सहता है बगावत नहीं करता। यहाँ तो जो है ना, ये अपने हुकूक के खिलाफ जो है ना, जो अपने हुकूक के खिलाफ खुद जो है ना उनके लिए राह हम पार कर रहे हैं। ना देखिए जी, आज जो ये आपने क्लिप चलाया, और पिछले 24 घंटे से वहाँ बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये मजावर जब तक आपके आज़ाद कश्मीर के ऊपर हुक्मरानी करेंगे ना जी, और ये जो पाकिस्तानी, मैं इनको कहता होता हूँ, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के लिए काम करते हैं, मैं इनको कहता होता हूँ ये मुलाज़म है उन सियासी पार्टियों के। और आप ये देखें कि अपने लोगों को ये कोई कश्मीर की या तहरीक कश्मीर की कोई बात बताने के बजाय ना, ये आज़ाद कश्मीर के खत्ते में खड़े होके तो पाकिस्तान के उन सियासतदानों की तारीफ कर रहे होते हैं जिन्हें खुद पाकिस्तान के अंदर कोई जानता तक नहीं है, जिन्होंने खुद अपने पाकिस्तानी रियासत का इस्तेसाल कर रखा हुआ है। ये उनको हीरो बना के दिखाते हैं हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर। शाह के वफादार, शाह, बिल्कुल। तो जब तक ये गंद होगी सियासत के अंदर, तो इस गंद से आप अच्छाई की तवक्को ना रखें, और ये मुश्किल पाकिस्तान ने अपने लिए खुद पैदा की हुई है। अगर पाकिस्तान इनको आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान की सियासी जमातें इनको अपने मुंशी ना लगाए, तो शायद आज़ाद खित्ते का बोझ पाकिस्तान के कंधों से थोड़ा कम हो सके। मगर इन मजावरों, दलावरों, गलावरों, इन्होंने जो बर्बादी आज़ाद कश्मीर की हुई है, तहरीक आज़ादी से तो आज़ाद कश्मीर के किसी लीडर को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो आप क्रॉस लगा दें। दास्तान आपने छेड़ दी, तो हम आएंगे अब असल दास्तान की तरफ। पिछले दिनों आपने एक प्रोग्राम किया जिसकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली पजीराई भी हुई। कश्मीरी डायस्पोरा जो है, मुझे ज़ाती तौर पर उसके मुतालिक बहुत सारे जो है वो फ़ोन कॉल्स आई और थम्स अप की निशानियाँ आई कि खुर्शीद जमा साहब ने अपने 40 साल सहाफ़ती जो है वो कैरियर में सबसे बड़ा और सबसे अहम तरीन इंकशाफ और अहम तरीन चीज़ से पर्दा चाक किया। वो था जनाब जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल,
जो कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बनाया गया था, इसके ऊपर आपने जो प्रोग्राम किया था, इसमें जो है वो जब आपने बात की और इस पर आपने गहरी नजर रखकर बात की कि जो है ना, ये जो सेस है, ये वो इदारा जो सेस जो हमारे लोगों के पैसों से जो है ना ये पलपता है, ये जो है ना जो है वो अपने जो है ना वो हर तरफ से फूलता फैलता नजर आता है। इनके बड़े बड़े पेट आपको फूलते फैलते नजर आएंगे, इनकी आगे औलादें जो है वो दुनिया में ट्रैवल करती नजर आएंगी। जो इनके मुलाजिमीन है, 46 लोग जो है ना वहां पे भर्ती किए हुए, लाख लाख से ऊपर तनख्वाहें लेते हैं। हकायक से आपने पर्दा जो है वो जब उठाया तो वो कहते हैं ना कि जब आईना दिखाया तो बुरा मान गए, बहुत लोगों ने बुरा माना, क्या कहेंगे आप? जी शाह साहब, बात ये है ना, ये जो आपने जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल की बात की, ये आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों ने तहरीक आज़ादी के नाम पे एक फ्रॉड सेल खोला हुआ है। ये झूठ के पलंदे के अलावा कुछ नहीं है। और इस अदारे के अगर आप मकासद को देखें तो इसके मकासद पता है उन्होंने क्या बताए हैं कि ये अदारा तहरीक आज़ादी कश्मीर को नेशनली और इंटरनेशनली उजागर करेगा और पाकिस्तान के साथ इलाक के लिए काम करेगा। यानी पाकिस्तान के साथ किस कदर इन्होंने धोखा किया हुआ है ये मैं बताता हूं आपको। यानी ये देखे ना, पाकिस्तान ने इन सियासतदानों को जब नौकरी दी अपनी सियासी जमातों में, तो फिर इन्होंने थोड़ी माजरत करके मैं आपको रोकूंगा, ये कि वही धोखा तो नहीं है अमेरिका वाला धोखा, जो अमेरिका हमसे कहता था डू मोर, और हम जो है ना वो मुशर्रफ साहब के दौर में दाढ़ियों वाले पकड़ पकड़ के दिए जा रहे थे, मुल्ला और बेचारे कारी को आजान देने वाला दाढ़ी वाला, उसको भी पकड़ के अमेरिका के हवाले किया था। लेकिन एंड ऑफ द डे अमेरिकन को नहीं, मैं आपको थोड़ी सी मैं इसमें रोशनी डाल के मैं आपको वो भी बताता हूँ जी। ये शाह साहब तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम पे फराड खोला हुआ है उन्होंने, और ये रियासत का हर शहरी जो है वो कश्मीर लिबरेशन सेस के नाम से देता है टैक्स। वो टैक्स ये इन्होंने वो टैक्स इस नाम पे लिया कि इन टैक्स के पैसों से हम तहरीक आज़ादी के लिए काम करेंगे। अच्छा, अब इनके अदारे का जब मैंने सारा कट्ठा छट्ठा लोगों को दिखाया, और मैंने उस दिन अपने प्रोग्राम में वो लिस्टें भी दिखाई 46 अफराद की जिन्हें मन मर्जी से लगाया गया, उन्हें क्या पता तहरीक आज़ादी कश्मीर शे क्या है। तो इसका फायदा इन्होंने शाह साहब ये निकाला हुआ है। अभी आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को किस खूबसूरती से आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों ने धोखा दिया कश्मीर लिबरेशन सेल खोल के। उन्हें ये कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ इलाक के लिए कोशिश करेंगे इस अदारे के जरिए। अच्छा शाह, अगर हम बात करें इलाक की हकीकत की, तो इलाक तो लिबरेशन के बाद ही एक सेक्शन होती है ना। यानी हम आजाद होंगे उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ कैसे जाना है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो देखें कितने दाना हैं, जो थिंक टैंक वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने इनफरादियों के इस अदारे को मान लिया। अच्छा, होता क्या रहा कि इस अदारे से पैसे पाकिस्तानी भी मिलके इनके साथ खाते रहे पहले जी, और फिर इन्होंने आगे जो पालतू अपने कश्मीर के नाम पे कुछ तंजीमें भी बनी हुई हैं जो ठेकेदारी का काम करती हैं तहरीक आज़ादी के नाम से, उनको भी देते रहे ये पैसे। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि इस अदारे के मकासद ही आप देख लें, उन मकासद से ही इसके फराड का पता चल जाता है। अदारे का डीजी जो है वो FA पास है, अदारे का प्रोग्रामर जो है वो MPhil है। यानी मैं ये कहता हूं कि ये तहरीक आज़ादी के नाम पे वो दुकान है कि उस दुकान के अंदर जो इन्होंने बंदे रखे हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने प्राइस टैग लगाए हुए हैं। किसी को 1.5 लाख देते हैं, किसी को 30,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000, और ये सारे का सारा पैसा जो कश्मीर लिबरेशन सेस के नाम पे इकट्ठा होता है वो आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों की अय्याशी पे लग जाता है। अच्छा, इन्होंने फराड क्या किया हुआ है, ये फंक्शन कराते हैं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में,
और उसके अंदर जो थके हुए लोग ये लाते हैं तकरीर करने वाले, तो उनसे तकरीरें कराते हैं, खुद भी तकरीरें करते हैं, और फंक्शन का खर्चा आ जाएगा जी 5 लाख 10 लाख इस तरह करके। तो ये ठगी खाना है, ये लिबरेशन सेल नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा आज़ाद कश्मीर के लोगों से कि वो अपने इन टैक्स को पैसों के हवाले से बात पुरस करें हुकूमत से, बल्कि एक एहतजाजी तहरीक शुरू करनी चाहिए हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर। मैं आपको रोक कर एक वजाहत यहाँ रखना चाहूंगा कि आज़ाद कश्मीर के आम जो लोग हैं, जिसको हम मैंगो टाइप या आम बंदे कहते हैं, आम शहरी जो है, वो जरा ये गौर करें कि वो बिजली का बिल उसके ऊपर टैक्स लिखा हुआ है, वो टैक्स उस मद में वो दे रहे हैं, कश्मीर सेस के नाम से जो है ना वो दे रहे हैं, जो उन्होंने बनाया है कि यानी वहां के उन जो है महकूम व मजबूर लोगों की तहरीक के हवाले से यह है। पाकिस्तान को जो है ना उन्होंने एक नए फ्रॉड के अंदर जो है ना डाला हुआ है कि हम पाकिस्तान के साथ देखें जी, ये बड़ा अच्छा होगा। पता क्यों अच्छा होगा कि पाकिस्तानी समझते थे हम कश्मीरी सियासतदानों से ज्यादा स्मार्ट हैं, ये हमारे, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, अगर हम आपके मजावर हैं तो हमें खर्चा भी तो मिलना चाहिए ना। तो ये जो मजावर हैं, इन्होंने फिर ये तरीका निकाल लिया कि भाई तहरीक को बेचते हैं। जिस कौम के लीडर अपने मेन मिशन को बेच के अभी तक उनके पेट नहीं भरे, तो वो कौम कैसे तरक्की करेगी शाह जी? वो खिता, उस खिते की मुश्किल कैसे आसान होगी? तो इसलिए इन चोरों को, मकारों को, फरेबियों को बेनकाब करें आप, और हमारे मीडिया के दोस्तों को भी इन्हें करना चाहिए। और जो बहुत मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा जी ये चोरों का टोला लिबरेशन सेल है। बिल्कुल जी, बहुत लोग समझ गए हैं आप बात से। और अब मैं जो है ना, अदिल बाबा जी कह रहे हैं कि आपकी बात से अगर एग्री करता हूँ, क्यों नहीं कश्मीरी लोग बातों के बजाय एक हो जाएं, बातें तो पूरी जिंदगी होती रहेंगी। बहुत खूबसूरत बात अदिल साहब ने कही है। और असल में प्रॉब्लम ये है जो है ना, और राजा सजावल साहब ने उनकी तायद और तस्दीक की, हमारे मीडिया के बहुत प्यारे दोस्त हैं, लंदन में इस वक्त हैं, बड़े वो मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं और हकायत से पर्दा उठाते हैं। तो देखें, ये वो चीजें हैं जिन चीजों को हमने जान के जीना है, जिसके लिए कोशिश की है जनाब हमारे सिंह साहबी और जमा टीवी के रूए रवा खुर्शीद जमा साहब ने। उन्होंने ज़ाती तौर पर अपने एनर्जी वेस्ट करके अपने जो है ना, वो कहते हैं कि हमेशा जो है ना साफ़ी जो है वो अपने ज़राए नहीं बताते, और वो ज़राए बिल्कुल उन्हें नहीं बताने चाहिए। वो अपने ज़राए वहाँ पर लॉन्च करके चीज़ों की रियलिटी और उनकी जो है ना असल जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन में इस वक्त बैठे हुए मेरे साथ प्रोग्राम का हिस्सा है। क्या कह रहे हैं जी शाहीन साहब कह रहे हैं कि हम एक होना ही नहीं चाहते, हम अपनी दुकानें चला रहे हैं, क्या कौम प्रस्त और क्या रवायती, सब अपनी मस्जिद चलाने के चक्कर तक महदूद हो चुके हैं। मस्जिद जर्रार का जिक्र हो रहा है जनाब, इस पर आपका इनपुट पे लूंगा। बात ये शाह साहब के हमारे जो रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, और ख़ासकर आज़ाद कश्मीर का जो इन्होंने कई ऐसे फ्रॉड किए हुए हैं जिनको बेनकाब करना बड़ा ज़रूरी है। कि मैं तो कहता हूँ कि कश्मीर लिबरेशन सेल के नाम के ऊपर जिसने भी पैसा खाया है उसने शोदा के खून को चूसा है। मगर इनको आप जितने लित्र मारेंगे इनकी सेहत के ऊपर इसलिए फ़र्क कुछ नहीं पड़ता कि आज अगर फारूक हैदर साहब ने 46 लगाए हैं तो आने वाले वक्त में जो नई हुकूमत आएगी 50 वो लगा देगी और ये कारखाना चलता रहेगा। 8 करोड़ का कश्मीर लिबरेशन सेल का बजट है शाह साहब, उसमें से भी इन्होंने आगे एक और दुकान खोली हुई है, उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है कश्मीर कल्चर एकेडमी। ये एक और फ्रॉड है। अच्छा, मैंने उस प्रोग्राम में कश्मीर कल्चर एकेडमी का भी बताया ने कि जो उसका डायरेक्टर है वो अपने हल्के में लगा हुआ है जी, 1.5 लाख उसको तनख्वाह मिलती है कश्मीर कल्चर एकेडमी से, और अपने हल्के में लगा हुआ है इलेक्शन कैंपेन के चक्कर में।
गाड़ी वो कश्मीर एकेडमी की यूज कर रहा है और दावा उसका ये है कि जी मैं डायरेक्टर हूँ कश्मीर कल्चर एकेडमी का। अब आप ये देखें कि हमारे एक ऐसे खित्ते को बड़ी बेदर्दी से लूटा जा रहा है और उसके जितने भी वसाइल हैं वो आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों के पॉकेट में जा रहे हैं। और अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शनों के चक्कर में इन्होंने अभी और बंदे भी उस अदारे में लगाने हैं। तो मैं आज़ाद कश्मीर के अवाम से, जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, मगर वहाँ मीडिया वाले इस तरह की बात कर नहीं सकते। अब इन्होंने एक और वहाँ सोशल, आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों को इन्होंने मुश्किल में डाल दिया। अब आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पे भी कोई बात कहने का जुर्म होगा और कई सहाफ़ियों के खिलाफ इन्होंने FIR काटी। नहीं, राजा तनवीर साहब को तो चले उन्होंने किसी और रीजन में पकड़ा था, मगर सोशल मीडिया भी बंद कर दिया है इन्होंने आज़ाद कश्मीर में। और आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई मुअस्सर टीवी, प्रिंट मीडिया, कोई चीज नहीं है। वो पाकिस्तान ने भी मना किया हुआ है इन्हें, और खुद आज़ाद कश्मीर वाले भी नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसा मीडिया हो जो हक़ाइक़ सामने ला सके। ये काम शाह साहब, मैंने, आपने और हमारे जो सजावल भाई हैं इंग्लैंड में बैठे हुए, हमें करना है। और जितने भी कोई ओवरसीज में हमारे कश्मीरी सहाफ़ी काम कर रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है। जो है ना अवाम नास, हमारे इस वक्त बड़ी तादाद में लोग हमें देख रहे हैं, उनके कमेंट्स भी हम शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक जो है ना एक ताज़ा झड़प के हवाले से जो है ना यहाँ एक सवाल भी रखूंगा आपके साथ और आपसे आपका इनपुट भी लूंगा और अवाम को भी इससे आगाही होगी। यकीनन सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा होगा या मुख्तलिफ टीवी चैनल पर भी, ज़मा टीवी भी लेकर आया आपके सामने ये कि हमारी धरती माँ पर दो जो है ना नापाक कदमों ने जो है वो कदम रख के जो है ना वहां पर उस जगह को जो है ना वो जंगो जदल और जो है वो मैदान जंग बनाया। चाइना और इंडिया की फौज का आमना सामना हुआ। इस पर मेरे जो है ना वाशिंगटन से, मेरे स्टूडियो से जो है ना वो हमें एक जो है ना क्लिप बताएंगे और वो क्लिप हम चलाएंगे यहाँ पे आपके सामने लाएंगे। और सरजमीन जो हमारे इस्तेमाल की जा रही है, हमारी धरती माँ पे जो है ना ये सारा कुछ हो रहा है, इसका भी मैं इनपुट लूंगा खुर्शीद जमा साहब से। मेरे प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश है कि प्लीज जो है वो इसको प्लीज। हिंदुस्तान की। और ये जो क्लिप राना अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ये क्लिप चलाया और मैं इनपुट लूंगा जनाब हमारे सीनियर साफी खुर्शीद जमा साहब से कि इसके बारे में ये जो हमारी धरती को जो है ना नापाक करने हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये दो नाजायज काबज़ीन है जी, जो मेरी धरती के ऊपर लड़ रहे हैं जी। और ये चाइना और इंडिया की वो जंग है जिसको मीडिया दिखाता रहा पिछले अरसे के जी चाइना ने इतने किलोमीटर तक का इलाका ले लिया और इतने किलोमीटर वो दाखिल हो गया। और कुछ आपको पता है ना कि चाइना भी नाजायज काबज है मेरी धरती के ऊपर, और इंडिया और चाइना मेरी धरती के ऊपर डंडों और सोटों से लड़ रहे हैं जी, पत्थर मार के
यानी दो यानी एटमी ताकतें हैं जो दौरे हाजिर में डंडों और पत्थरों से लड़ रहे हैं, और मीडिया के ऊपर दिखाते हैं कि जी चाइना जो है उसने लद्दाख 135 किलोमीटर ले लिया और ये कर लिया और वो कर लिया। ये जब आप किसी की धरती पे नाजायज कब्जा करेंगे तो फिर इसी तरह पत्थरों डंडों से ही आप लड़ेंगे। यानी जिस मुल्क के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी चाइना से बच के रहें जी, चाइना तो 1 मिनट में दुनिया को तबाह कर देगा। अबे भाई, लड़ने के लिए जुर्रत चाहिए, हिम्मत चाहिए। किधर है वो तेरा साजो सामान जो तू दुनिया को दिखा के तो सुपर पावर बन के बैठा हुआ है? फौजी तो तेरे डंडों और पत्थरों से लड़ रहे हैं। तो ये दौरे हाजिर की वो मिसाल शाह साहब आपने दे दी जो रोंगटे खड़े करती है। अब आपकी और मेरी धरती देखें इतनी मुकद्दस है कि उसको हासिल करने के लिए काबजीन किस तरह दाखिल होते हैं मेरी धरती के अंदर, और किस तरह आके वो आपस में लड़ाइयाँ करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हम 2 बड़े सुपर पावर मुल्क हैं, सारी दुनिया हमारे साथ है। इंडिया का अपना दावा है, चाइना का अपना दावा है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये वो अल्लाह ने इनको सजा दी है, यानी इनके दिमागों के ऊपर अल्लाह ने अब पर्दा डाल दिया कि किसी की नाजायज रियासत के ऊपर जाके जब कब्जा करोगे तो इसी तरह पागल हो गए, आप डंडों से ही लड़ोगे। तो आपको पता है ना कि 1947 में भी गोरिल्ला जंगें होती थी। ये तो बल्कि क्या करती है? जब चलाया था तो सीएनएन के अंदर मुझे आज भी याद है कि वो जो है इसको क्रिस्टाना अमनपुर जो है ना, वो जब चला रही थी तो वो भी इस पर हंस पड़ी थी, और उनके साथ जितने भी बाकी शुरका थे कि ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली जो है वो 2 बड़ी ताकतें हैं जिनके पास एटॉमिक आर्सेनल है, एटॉमिक वेपन्स हैं, लेकिन लड़ाई जो बैनर हो रही है वो पत्थरों से हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को जो है ना वो धकेल रहे हैं आगे। प्रोग्राम में मैं वेलकम करूंगा रिदा चौहान जी को, वो हमेशा लंदन से हमारा प्रोग्राम देखती हैं। उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा, थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा और आप हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं, थैंक यू सो मच। अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। सो पहला कमेंट हम शामिल करेंगे, हम कमेंट्स की तरफ आएंगे आपकी इजाजत से खुर्शीद जमा साहब। जो है ना पहला कमेंट है जनाब फरुख शाहीन साहब का, कह रहे हैं कि हमारी जदोजहद मुजफ्फराबाद की आज़ादी के लिए होनी चाहिए या श्रीनगर की आज़ादी के लिए? अच्छा शाहीन भाई, हमारी जद्दोजहद रियासत जम्मू कश्मीर के लिए होनी चाहिए, जो 3 हिस्सों में मुनकसम है, हमें वो चाहिए। तो मुजफ्फराबाद श्रीनगर हमारा केस नहीं है। अब आपको तकरीबन ये बहुत ही मुनासिब और बहुत ही अकॉर्डिंगली जो है वो उन्होंने आंसर किया हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब खुर्शीद जमा साहब ने, कि जदोजहद जो है, जदोजहद आज़ादी जो है वो तीनों तरफ से मुनकसम जो रियासत है उसके लिए है, और यूनाइटेड नेशन के अंदर बाकायदा हमारे पास मौजूद है कि जनाब हमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए और उसके बाद जो है ना हम अपना जो है वो मुकद्दर का फैसला करें। तो हम शामिल करेंगे जनाब राजा अवल हुसैन साहब का कमेंट। आप दोबारा मुझे प्लीज अगर प्रोड्यूसर साहब पीछे ले जाएं। ये कह रहे हैं कि ग्राउंड हमारा है, मैच इंडिया और चाइना का। इट्स रियली फनी और ही इज सेइंग राइट, यू नो, आई मीन लाइक इंडिया और चाइना हमारी जगह वहां आकर और घुसू मुक्कू से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दोनों कह रहे हैं जी हम एटॉमिक पावर हैं। और एटॉमिक पावर का जो है ना, जो बहुत सारे इंडिया के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, यहाँ पे बड़ी जरूरी है वो यहाँ पे मेंशन करना कि आज भी जो है हिंदुस्तान के अंदर आप ये सुन के वर्ता हैरत में जाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जेंडर जानना नाजरीन जो है वो पाबंदी है, और कानूनन तौर पर कोई भी फैमिली जब उनकी जो है ना वाइफ प्रेग्नेंट होगी तो वो अगर ये जेंडर जानने की जो है ना कोशिश करेंगे या इसके लिए वो प्राइवेटली कोई एक्सेस करेंगे तो दे कुड गो टू द जेल जा सकते हैं वो, और जेल जाने का उनका टाइमिंग जो है वो 9 साल तक भी है। अब ये सवाल मैंने क्यों उठाया, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है, और मैं खुर्शीद जमा साहब की तरफ जाऊंगा कि एक एटॉमिक ताकत अपने आप को और कह रही है कि मैं दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हूं, और आप ये देखें कि कत्ल
हो रहा है घरों के अंदर, जब बच्ची जो है, जो भी खातून प्रेग्नेंट होती है, तो अगर उसके यहाँ बेबी गर्ल है, यानी बच्ची है उसके पेट के अंदर, तो वो खानदान उसको जो है ना मार देता है। लिहाजा कानूनी तौर पर ये पाबंदी लगाई गई, टेक्निकली ये कानून बनाया गया कि जनाब जेंडर न जानिए, जेंडर बगैर जाने जो है वो बच्चे या बच्ची को जन्म दिया जाए। ये मैं आपके इस सवाल का भी जवाब देता हूँ और अपने नाजरीन के लिए एक और दिलचस्प बात हम रखते जाते हैं। आज देखें, चाइना के अंदर, चाइना दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है और बड़े उसके दावे हैं। वहाँ भी आपको पता है कि बच्चों की पैदाइश के ऊपर कितनी सख्ती है, पाबंदी है। हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो कभी चाइना के इस हवाले से नहीं दिखाता, वो तो ये दिखाता है कि चाइना हमारा बड़ा भाई है, दोस्त है। जितनी इंसानी हकूक की पामाली चाइना के अंदर है, और आपने जो बात की इंडिया की, तो इंडिया दाखिली माज पे भी और खारजी माज पे भी एक बदनाम रियासत है। वहाँ न सिर्फ जेंडर की बात आप न करें, वहाँ तो मजहबी एतबार से जात पात का झगड़ा है। तो वो तो जहालत वहाँ से नहीं ख़त्म होती। साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम में नाम कमा लेने के बाद जो इनका ये दावा है कि हमने बहुत आगे निकल गए, मैं तो कहता हूँ कि वो एक बालिश भी आगे नहीं निकल पाए, इसलिए कि अगर वो पुरानी रीत परीत के अंदर फंसे हुए हैं तो फिर ये तब्दीली नहीं हुई। मैं समझूंगा पढ़ी लिखी जहालत अगर दुनिया में कहीं है तो वो इंडिया और चाइना में है। चाइना में भी आपको पता है कि चाइनी औरतें जाके दूसरे मुल्कों में बच्चे पैदा करती हैं। बिल्कुल। और चाइना के अंदर भी वो चीज़ें हैं जो हमें लोगों को हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, एक दिन पूरा प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर। तो अभी प्रोग्राम का शायद दौरानिया भी लंबा हो गया और दोस्तों को अकोमोडेट करते जाएं आप। शामिल करेंगे। जनाब आदिल बाबा जी कह रहे हैं कि प्यार कहते हैं डंडे और पत्थरों से जो है वो लड़ाई, यानी ये बेसिकली आपस में एक ही है। बड़े अच्छी बात इन्होंने कही है जी। ये कौन सा प्यार है, चूंकि बेसिकली नस्ल कशी तो दोनों कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान के अंदर भी नस्ल कशी हो रही है और जो है ना चाइना के अंदर भी ऐसी जा रही है। खुर्शीद भाई आप फ्रेश मूड में है जनाब। बिल्कुल जी, खुर्शीद साहब का आज मैंने मजाज बड़ा देखा है कि कॉम डाउन है। आज इन्होंने जो है ना जज्बातियत पे बड़ी काबू रखा हुआ है। मैं बहुत इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि शॉर्ट नोटिस पे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैंने आज जब नुसरत अब्बासी साहबा का जब वो वीडियो देखा, हालांकि मेरे पास काफी पुराना ये वीडियो था, तो आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील हो रहा था कि इसके ऊपर जरूर प्रोग्राम किया जाए। जिस तरह वहाँ जो है वो, अच्छा जी, सजावल भाई से भी एक प्रोग्राम में ही गुजारिश कर दूं। सजावल भाई, जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग, नो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के हवाले से आप भी अपने फोरम से आवाज बुलंद करें। जो कश्मीर लिबरेशन सेस के पैसे याशियों पे लग रहे हैं, इन पैसों को बचाना मैंने, आपने, तसद्दक भाई ने और जितने भी हमारे साफी दोस्त हैं यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ भी हैं, जो अपना फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा मैं खुसूसी तौर पे, और सजावल भाई से भी कहूंगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म से भी आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपील करें कि वो अपने इस हक के बारे में दरियाफत करें हुकूमत से कि पैसे हमारे हमसे लेते हो तो इन पैसों को कहाँ ले जाते हो। हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा जी कि हमारे कुछ कश्मीरी एक बार फिर पुरानी रिवायात को बरकरार रखने के लिए चाइना को खुद पर मुसल्लत करने के लिए बेकरार हैं। ये बड़ा पॉइंटेबल जो है ना इन्होंने ना। अच्छा, नहीं, एक मिनट में महमूद भाई को आपकी इजाजत से मैं जवाब देता हूँ। महमूद भाई, कश्मीरियों को छोड़ें, ममलकत पाकिस्तान जिस तरह चाइना के जंगल में फंस चुका है, उसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि कल को चाइना की दोस्ती हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी या इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। कश्मीरी तो बाद में आते हैं।
और हमारा हमारा जो कश्मीर चाइना को दिया गया है वो पाकिस्तान की मेहरबानियों से है। और पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है ये भी आने वाले वक्तों में इसके भी मैं कई पहलू देखता हूँ। इंशाल्लाह किसी दिन उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि चाइना भी बुत परस्त दिमाग है। तो बुत परस्त दिमाग जो है, खासकर चाइनी तो $1 के लिए जंग करने वाला बंदा है। तो मफादात के अलावा चाइना भी किसी को सलाम नहीं करता, अमेरिका भी नहीं करता, इंग्लैंड भी नहीं करता। तो इसलिए कश्मीरियों को इससे कम पाकिस्तान को ज्यादा खतरा नजर आता है। राजा सजावल साहब क्या कह रहे थे? शाह जी, नो फ्रेम एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बेसिकली चूंकि दोनों ताकतें एक दूसरे से टरकती हैं, और जहां तक एटॉमिक वेपन्स या एटॉमिक आर्सेनल का जो है सिलसिला है, मैं समझता हूँ चूंकि आपने मुझे मुखातिब किया तो मैं इसका जवाब दूंगा कि इनमें से एक को भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ डराने धमकाने के चक्कर हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे फाड़ दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा। ये वही अभिनंदन वाला चक्कर है। जो अभिनंदन जो है ना वहाँ हमारी फजाओं में घूमता था कि जी मैं टारगेट ढूंढने के आया था, तो आगे नीचे जो है ना चाय पी के वापस चला गया। तो ये वही खेल लगता है मुझे। और जो फरख साहब का सवाल अगर किसी दोस्त का अगर रह गया हो, जी फरख शाहीन साहब कह रहे हैं, मकबूल भट्ट साहब का फरमान है कि जो जिसका नाम है उसके खिलाफ जदोजहद करे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर वाले अपनी असेंबली आज़ाद नहीं कर सकते तो कैसे श्रीनगर की बात कर सकते हैं? लम्हा फिक्रिया है जी, बिल्कुल। इस पे जैसा खुर्शीदुज़्ज़मा साहब ने समंदर को कोजे में बंद किया था, हमारे दूसरे दोस्त का सवाल का जवाब उन्होंने दिया था कि हमारी जो तीनों हिस्सों में मुनकसम रियासत है उसके लिए जदोजहद जो है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, जिस तरह हमारे डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब जो है ना इस वक्त जदोजहद कर रहे हैं, एक मुल्क से बढ़कर वो जदोजहद जो है ना वहाँ जारी और सारी रखे हुए है लंदन में। और इसी तरह खुर्शीदुज़्ज़मा साहब यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे जो है ना राजा सजावल हुसैन कर रहे हैं, या बाकी जो है ना अहबाब है इसी तरह जो है ना मुख्तलिफ फॉर्म पे जो है ना वो एक और गुजारिश मैं आप के आज के प्रोग्राम में करना चाहता हूँ कि कश्मीरियों को नजरियात में धकेल के हमें तकसीम कर दिया गया ग्रोहों और ग्रुपों में। तो हमें इस ग्रोहों और ग्रुपों से बाहर आना होगा। रियासत जम्मू कश्मीर का हर शहरी, हर तरह का नजरिया रखने वाला शहरी पहले रियासत का बुनियादी शहरी है, उसके बाद वो किसी नजरिए से जुड़ा है। अच्छा, अब जो हमारे मसले की हकीकत है वो ये है कि हमें हक खुद-इरादियत के असूल के लिए जद्दोजहद करनी है, और उसके बाद हमारी एक्सेशन जो है वो कोई आंखें बंद करके नहीं हो जाएगी किसी भी मुल्क के साथ, ये याद रखें। उस एक्सेशन के लिए भी हम शराइत डिटरमिन करेंगे प्लेबिसाइड के बाद। मगर जो तारीख और जोग्राफिया गलत पेश किया जा रहा है, लोगों को नजरियात के अंदर तकसीम करके, बिलाशुबा आज़ादी का मतलब खुद मुख्तियारी होता है, इंडिपेंडेंस होता है। दुनिया का कोई ऐसा शहरी नहीं है जो अपनी रियासत को खुद मुख्तियार ना चाहता हो। खुद मुख्तियारी हम जब खुद मुख्तियारी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं जी ये ऐसी बात क्यों करते हैं, वो उनकी कम इल्मी है इसलिए वो हमें ये कहते हैं। अगर वो एहले सरवत हो, एहले इल्म हो, तो वो कहें कि जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। अबे भाई, जिस डिक्शनरी में आपने आज़ादी की तारीफ पढ़ी है, जिस स्कूल में जाके आपने आज़ादी का मतलब ढूंढा है, उसी स्कूल में तो हम भी पढ़े हैं, उसी से हमने भी आज़ादी का मतलब निकाला हुआ है कि आज़ादी का मतलब होता क्या है। ये आपकी कौन सी मंतक होती है कि रियासत जम्मू कश्मीर के उन लोगों के साथ आप ग्रुप बनाते हैं, झगड़ा करते हैं जो अपनी रियासत को खुद मुख्तियार देखना चाहते हैं? ये आपकी कौन जानत हो सकती है? कश्मीरियों के इल्म और मर्तबे के एतबार से आपकी कोई अहमियत नहीं है। एक और याद आया खुर्शीदुज़्ज़मा साहब प्रोग्राम के आखिर पे, और मैं जो है ना उसके धरती माँ की हवाले से भी थोड़ी सी बात करूंगा, और फिर हम जो है ना अपने प्रोग्राम का जो इख्तिताम करेंगे। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब एक दफ़ा
जो है वो नीला बट के मुकाम पर जनाब सदर अब्दुल कयूम साहब ने उन्हें मदऊ किया हुआ था, वहां पहली गोली के हवाले से, जो बाद में उन्होंने मीडिया पर ऑन एयर आकर ये कहा जी कि ये पहली गोली मैंने नहीं चलाई, इसके पीछे कुछ और मरक़ात थे। उस पर हम दोबारा प्रोग्राम में किसी दिन आएंगे, लेकिन आज जो है ना वो जो है ना उनकी एक बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, बयान करूंगा। दरो दीवार पे लिखा हुआ था नाज़रीन, जब वो वहां से गुजर रहे थे, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब वहां पे मेहमान थे, महरूम, तो दीवार पे एक लिखा हुआ था जी कि खुद मुख्तारी है गद्दारी, MSF, यानी वो उन्होंने अपना जो है ना लिखा हुआ था कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वालों ने लिखा हुआ था कि खुद मुख्तारी है गद्दारी, MSF जो है ना, तो खुद मुख्तारी का जो यार है गद्दार है, ये इस तरह के कलमात थे। तो जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने कहा जी कि वो उन्हें चूंकि बिल्कुल इन चीज से जो है ना वाकफियत नहीं थी, या कश्मीर के हवाले से भी इतना शायद उनके ऊपर उवर नहीं उन चीज़ों पे था जो उन्हें होना चाहिए था। उन्होंने कहा जी मैं हैरान होता हूँ, लेकिन एक सच्ची खरी बात कह गई महरूम, जो आज भी जो है ना लोगों के और मुख्तलिफ ऐवानों में गूंज रही है। उन्होंने कहा जी मुझे आते हुए रास्ते में मैंने मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ देखा कि खुद मुख्तारी है गद्दारी, ये कौन से लोग हैं, ये कौन है, ये MSF कौन है? उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हीं के स्टेज पे वो बैठे हुए हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे। कौन लोग हैं भाई जो अपनी आज़ादी को, अपनी खुद मुख्तारी को ये कह रहे हैं जी कि ये गद्दारी है? तो ये जरा लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है। लेकिन यहाँ मैंने नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का दुश्मनी है या कुछ है, पाकिस्तान के हम हमारे दिलो जान से प्यारे, हमारे साथ हमारे दिलो जान में बसते हैं। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जहाँ गवर्नमेंट्स की जो है ना, जहाँ पे कहीं तनकीद का सिलसिला होगा वो हम जायज तनकीद करेंगे। पाकिस्तान को हम अपना बिल्कुल जो है ना किसी हवाले से भी ना तो दुश्मन तस्वर करते हैं, ना हम कोई नहीं सोच भी नहीं सकते। तो जी तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि प्रोग्राम का एक तो दौरानिया बड़ा लंबा हो गया, और दोस्तों से ये गुजारिश है, मीडिया के दोस्तों से भी और रियासत जम्मू कश्मीर के जितने शहरी हमें सुन रहे हैं, कि जो कश्मीर लिबरेशन सेल है इसके ऊपर काम किया जाए, इस अदारे को बंद करवाया जाए, ये फ्रॉड काटा है, और इसके लिए हमें एक तहरीक चलानी चाहिए पूरे आज़ाद कश्मीर में, ओवरसीज़ में कश्मीरियों को, क्योंकि जो कश्मीर लिबरेशन सेस का पैसा इकट्ठा करके ये आज़ाद कश्मीर के सियासतदान अयाशी कर रहे हैं, ये इनको हम नहीं करने देंगे, इसलिए कि वो आपका, मेरा और रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों का टैक्स का पैसा है। एक तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें आपस में ग्रोही इख्तलाफ में नहीं बंटना, नज़रियाती इख्तलाफ में नहीं बंटना। ये याद रखना चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर का हर शहरी उतना ही मर्तबा मकाम रखता है जितना दूसरा रखता है। लिहाजा इस तरह के नज़रियात में उलझ के आप एक दूसरे के साथ बहस न किया करें। रियासत जम्मू कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा है, ना इंडिया का हिस्सा है। यूनाइटेड नेशन में आपके केस का स्टेटस आपके सामने है। अब उसको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ हमारा स्टेटस है क्या। जिस दिन रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों को वो पता चल गया, उस दिन हम इन छोटे मोटे नज़रियात में नहीं उलझेंगे, तो हमें उलझना भी नहीं चाहिए। तो लिहाजा हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो रहा है, और बल्कि हम 14 मिनट जो है ना इस प्रोग्राम को हम बढ़ा चुके हैं, और इस जो है ना ख्वाहिश और दवा के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपना और आपका बहुत ख्याल रखिएगा, और सच को हमेशा जो है ना जान के जिएगा। जिस तरह खुर्शीद जमा साहब ने आपके सामने जो है ना एक बड़ा साथ जो है ना उस पर काम भी हो रहा है, एक बड़ा प्रोग्राम हुआ कश्मीर लिबरेशन सेल, जिस नाम से जो है ना उसे रखा गया, जिसको जो है ना उसका जो मंशूर और मकसद ये था कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी के लिए कोशिश करना, उनके लिए उनकी जो है ना जो शुहदा जो है ना, जिस तरह उन्होंने कहा कि शुहदा का खून चूसने के मुताबिक होगा, इसलिए कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं शुहदा, उनके जो है ना नाम पे युवाओं के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से, और यहाँ से होकर तहरीक के लिए क्या काम करना है, पूरा मन तौर पर उसके लिए क्या जद्दोजहद करनी है, उसके लिए जो है ना वो ऐसे रखे गए थे। जो सेस
ने जो है ना वो हमसे वो ब्लड सकिंग हो रही है, हमारे जो है ना फ़ोन बिल से लेकर जो है ना आप कह रहे हैं कि बिजली का बिल और मुख्तलिफ मद में हमसे दिया जाता है, और वो टैक्स हुकूमत जो है ना वो इस कश्मीर लिबरेशन सेल को दिया जा रहा है। 46 लोग उसके वहाँ जो काबिज हैं, उनके बच्चे ऐशियाँ कर रहे हैं, वो खुद ऐशियाँ कर रहे हैं। कमी है रऊफ क्लासा साहब का, मुझे एक वर्ड याद आता था, तलीम दी कमी। वो तलीम दी भी कमी होते और साथ साथ जो है ना वो उस सारे सिस्टम को रन कर रहे हैं। हमें सच जान के जीना होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने अलम बगावत भी और जो है ना शौरी बगावत भी करनी होगी। और साथ साथ आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं कि हमेशा मैं ये कहता रहता हूँ, और इस नज़म के जो है ना वो कुछ बोल आपके सामने पेश करके जाता हूँ कि वो सुबह कभी तो आएगी जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती गीत गाएगी। वो सुबह हमें से आनी है, सुबह हम ही तो लाएंगे, जब धरती यानी कश्मीर झूम के नाचेगी, जब धरती गीत गाएगी। मैं अपने मेहमान जनाब खुर्शीद-उज़-ज़मा साहब का बेइंतहा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और इतने लेट जो है ना वाशिंगटन टाइम के मुताबिक वो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इससे उनकी मोहब्बत और अपनी धरती माँ की कदर के हवाले से जो है वो एक पहचान जो है उनकी वो आपके सामने आ चुकी है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमारे प्रोग्राम का फिर हिस्सा बनिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। कैलगरी स्टूडियो से फ़ी अमानिल्लाह।